अमेरिका के इडाहो में शूट आउट से मचे हड़कंप की तस्वीर और ये ट्विन फॉल्स शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग को लेकर खबर है, जहां गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल। शूट आउट की तस्वीर जरा देखिए, हमलावर साफ नजर आ रहा है और इसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर है, 2 घायल हुए हैं। अमेरिका में शूट आउट से हड़कंप। ट्विन फॉल्स शहर में फायरिंग की ये तस्वीर आपने देखी। बता दें, ट्विन फॉल्स में ही रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग को लेकर खबर है। इन एंड आउट रेस्टोरेंट में ये फायरिंग की गई है। हमलावर ने रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की। एक और तस्वीर ये देखिए, रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर फायरिंग की वारदात। फायरिंग करता हमलावर। 2 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां अमेरिका में शूट आउट को लेकर एक और नया मामला। जहां देखिए कैसे रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमलावर साफ नजर आ रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुन। और बड़ी खबर है, जहां गाजा सिटी में इजराइल का ड्रोन हमला हुआ है और जैतून इलाके में शेल्टर स्कूल पर यह ड्रोन अटैक है। आईडीएफ दावा कर रहा है कि स्कूल में हमास का कमांड सेंटर था, इसलिए इस स्कूल को टारगेट किया गया। गाजा सिटी में इजराइल का यह ड्रोन अटैक, गौर से देखिए तस्वीर। इमारत पर सीधा यह ड्रोन हमला, शेल्टर स्कूल पर यह किया गया वार और आईडीएफ दावा कर रहा है कि यह हमास का कमांड सेंटर था। और बड़ी खबर है, जहां सेंट्रल गाजा में विध्वंसक बमबारी हुई और हमास के ठिकानों पर गाइडेड बॉम्ब से वार किया गया। इस हमले में कमांड सेंटर कैसे तबाह हुआ, देखिए तस्वीर। और अब कीव में रूस का बारूदी प्रहार। कीव की रूस की सेना का मिसाइल अटैक और रूस के हमलों से इमारत में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। कीव में रूस की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बाद ये तस्वीरें सामने आई। बारूदी विध्वंस के बाद मची तबाही की तस्वीर। और कीव में ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, जहां सड़क पर बैनर और पोस्टर्स के साथ हजारों लोग जुटे। पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को फिर से बहाल करने की मांग। 15 जुलाई को ही ज़ेलेंस्की ने फेदोरोव को पद से हटाया। कीव से सामने आई 2 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां देखिए किस तरीके से सड़क पर बैनर पोस्टर्स के साथ सभी लोग जुटे। और ये वो तस्वीर है जहां साफ है कि कीव में जोरदार प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन की वजह है जहां ज़ेलेंस्की ने 15 जुलाई को फेदोरोव को पद से हटाया था और अब मांग की जा रही है कि फेदोरोव को फिर से बहाल किया जाए। वहीं कीव में रूस की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीर आपने देखी, जहां यूक्रेन पर जोरदार प्रहार हुआ। अब अमेरिका के जंगलों में लगी आग का कहर देखिए। वॉशिंगटन के नॉर्थ वेस्ट सेपुकेन में यह आग लगी है। जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक फैलती जा रही है। आग का दायरा पूरे इलाके को कैसे अपनी चपेट में ले चुका है। जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक फैल चुकी है और वॉशिंगटन में ही जंगल की आग कैसे बेकाबू हो चुकी है, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरे इलाके में तेजी से फैलती आग की एक और तस्वीर सामने आई है। जंगल की आग की चपेट में कई घर आ चुके हैं। रिहायशी इलाके कैसे इसकी चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में जंगल की आग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है और आग का दायरा कई किलोमीटर तक फैल चुका है। आग की चपेट में कई घर आ चुके हैं। एक साथ 4 तस्वीरें आपके सामने। वॉशिंगटन में आग का वो कहर, जहां साफ है कि कैसे नॉर्थ वेस्ट सेपुकेन में आग का दायरा बढ़ चुका है। जंगल की आग पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। रिहायशी इलाकों तक फैली आग की ये तस्वीर, जहां देखिए इलाके में दूर दूर तक हर तरफ घरों में आग फैल चुकी है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यूक्रेन में कोहराम आज की वो बड़ी खबर है, जहां साफ है कि किस तरीके से लगातार मॉस्को में हुए हमलों का भी दिया जा रहा है जवाब, क्योंकि बड़ी खबर है
जिससे साफ है कि किस स्तर पर अब यूक्रेन सीधे मॉस्को में टारगेट अटैक कर रहा है। वो खबर आपको दिखाएं उससे पहले बड़ी खबरें जानिए। हाई अलर्ट पर यूएस दूतावास है, जहां इराक में भी ईरान लगातार हमले कर रहा है और सऊदी में भी अलर्ट है। आज की इसी बड़ी खबर पर एक्सपर्ट से करेंगे सवाल, क्योंकि खबर ईरान की उस चेतावनी को लेकर भी है जहां जंग की आग में यूएस जलेगा और मॉस्को में धमाके की अब एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और कीव में रूस का वो बड़ा प्रहार जहां लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन अब मॉस्को ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर। मॉस्को ब्लास्ट मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यूक्रेन के टारगेट पर जनरल अलेक्जेंडर शाइको थे और रूस एरोस्पेस फोर्स के जनरल अलेक्जेंडर शाइको को लेकर यह खबर। शाइको की बर्थडे पार्टी में धमाके की तस्वीर देखिए। मॉस्को के एक रेस्टोरेंट में यह बड़ा धमाका हुआ। इसी रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी हो रही थी। रूस एरोस्पेस फोर्स के जनरल अलेक्जेंडर की पार्टी। बड़ी खबर यह है कि मॉस्को में हुए धमाकों में 3 लोगों की मौत हुई। रेस्टोरेंट में धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के इटालियन रेस्टोरेंट बाजी रोसी में यह धमाका हुआ था। रेस्टोरेंट में एक यूक्रेनी महिला ने धमाका किया। इस धमाके में यूक्रेनी महिला की भी मौत हुई। हालांकि यूक्रेन ने मॉस्को को कैसे दहला दिया, एक एक तस्वीर अब आपके सामने है। मॉस्को के ही इटालियन रेस्टोरेंट बाजी रोसी में हुए धमाके को लेकर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कैसे बर्थडे पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट के गेट पर धमाके को अंजाम दिया गया। इस बर्थडे पार्टी में यूक्रेनी महिला ने घुसने की कोशिश की और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इसी धमाके की वो एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से यूक्रेनी महिला का हाथ इस धमाके में है। यही शक जताया जा रहा है क्योंकि निशाने पर थे रूस के जनरल। हालांकि इसी धमाके को लेकर हुए पर्दाफाश की एक एक जानकारी अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मॉस्को में हुए इस धमाके को लेकर बड़ा शक जताया जा रहा है। मॉस्को के इटालियन रेस्टोरेंट बाजी रोसी में ये धमाका हुआ और जिस वक्त ये धमाका हुआ दावा किया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान ही रेस्टोरेंट के गेट पर इस धमाके को अंजाम दिया गया। इस बर्थडे पार्टी में यूक्रेनी महिला ने घुसने की कोशिश की, गार्ड ने महिला को रोका तो बड़ा धमाका हो गया। यूक्रेनी महिला, गार्ड समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। 20 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूक्रेन के टारगेट पर जनरल अलेक्जेंडर शाइको थे। जनरल अलेक्जेंडर शाइको की बर्थडे पार्टी हो रही थी। रूस की एरोस्पेस फोर्स के जनरल अलेक्जेंडर को लेकर ही ये बड़ा खुलासा हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट सुधाकर सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या अभी तक सिर्फ मॉस्को में हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब मॉस्को में सीधा टारगेटेड अटैक्स यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि इस हमले में अलेक्जेंडर को जिस तरीके से जनरल को टारगेट किया गया, शक सीधा यूक्रेन पर। हाँ सुरभि, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है कोई बार, लेकिन ये एक धमाका एक अनोखा किस्म का है। यूक्रेन के जो टारगेटेड उन्होंने हिट किए हैं जो टारगेट के ऊपर, और इतना दूर 700-800 किलोमीटर दूर, और ये एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी और 4 स्टार जनरल की बराबर एक उनके जो स्पेस कमांड को कमांड करते हैं उनको पूरा एकदम बस्ट करना, ये एक काफ़ी बड़ा झटका है रशिया के लिए। तो इसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बट एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है। मैं ये मानूंगा कि इस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ होना लड़ाई के माहौल में, ये एक काफ़ी ऐसा वो हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से इनकी पेनिट्रेशन हो चुकी है। और ना केवल सिर्फ ये है, इनके अलावा और भी कुछ लीडर होंगे जो टारगेट होने जा रहे हैं। बैक टू यू। बिल्कुल सर, बट व्हाट कैन दिस लीड टू? आगे इन्हीं खबरों के आधार पर अगला सवाल भी एक्सपर्ट से करेंगे, क्योंकि साफ है कि ना सिर्फ अभी तक रूस के अंदर ऑयल रिफाइनरीज को यूक्रेन टारगेट करने में सफल रहा, लेकिन अब टारगेटेड अटैक्स को भी यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। आगे इसी को लेकर और बड़ी खबरें दिखाएं, उससे पहले बता दें आपको कि अब
उस फ्रंट से खबर जहां ट्रंप का यू टर्न आज की एक सबसे बड़ी खबर है। हालांकि ट्रंप के इस यू टर्न की एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे, उससे पहले यह भी बताएंगे कि कैसे ईरान और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। हालांकि बड़ी खबर है क्योंकि अब इजराइल पहुंचे अमेरिकी सैन्य विमान। क्या यह नए हमले की तैयारी है, होगा एक्सपर्ट से सवाल। वहीं ईरान में मिसाइल शिफ्ट हुई है, मिसाइल शिफ्ट हो रही हैं, बॉर्डर पर तैनाती भी बढ़ रही है। वहीं सऊदी अरब को ईरान की चेतावनी, दहलेगा पश्चिम एशिया। जंग के बीच ईरान में भूकंप से हड़कंप और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सटे हॉर्मुज़गान प्रांत में यह भूकंप आया है। हॉर्मुज़गान में ही 3.8 तीव्रता से धरती कांपी है और 10 किलोमीटर की गहराई में यह भूकंप आया है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल इसको लेकर बड़ा दावा कर रहा है। वहीं खबर पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग के आसार को लेकर भी है। ईरान के साथ फिर अमेरिकी टकराव बढ़ सकता है और अमेरिका ने सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया है। कभी भी एयर स्पेस बंद होने की वार्निंग। मोसाद कमेंट्री का यह बड़ा दावा। और अमेरिका ने जारी किया है सिक्योरिटी अलर्ट। बड़ी खबर है, अमेरिकी नागरिकों से पश्चिम एशिया छोड़ने को कहा गया है। अमेरिका के 10 दूतावासों ने यह अलर्ट जारी किया है। बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया से जल्द लोग निकलें और गल्फ अलर्ट एक्स हैंडल पर इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। तो ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सवाल अब अशोक सर मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि क्या ये भूकंप नेचुरल है या न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल एंजाइटी को देखते हुए इसे अलग तरीके से पढ़ने पर मजबूर होना होगा? क्योंकि सर मैं सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं, इस हालात के बीच में ये एडवाइजरी जारी करना, बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया से जल्द निकलने की बात कहना, व्हाट कैन दिस लीड टू सर? जी बहुत धन्यवाद सर भी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो हमको देखनी पड़ेंगी। एक तो ये प्रेशर बनाकर रखना चाहते हैं इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर, तो इसलिए ये जो उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही हैं, जो अभी से हम अपने जो अटैक्स हैं, हमले हैं वो शुरू कर देंगे। तो एक तो इनको ये धमकी दी जा रही है और ये बताने के लिए जो हम बिल्कुल सीरियस हैं इस बारे में, वो अपने लोगों को कह रहे हैं जो आप वहां से हटिए, क्योंकि ईरान से भी उसका जवाबदेही हमला हो सकता है। तो इसीलिए एक तो ये बात सोचने की है। दूसरी बात मैं समझता हूँ जो ईरान के तेवर हमेशा से, जैसे वो कहता है जो हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते, हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं वगैरह, उसमें कह रहे हैं, पर मेरे विचार से ज़रूर कोई ना कोई बैक चैनल डिस्कशंस उनके बीच में हो रही हैं। मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप ने इसलिए अपना हाथ पीछे रोका है और उन्होंने इजराइल को भी कहा है जो आप भी इसमें कुछ वो मत करिएगा, और दोनों ने कहा है जो हम इन दोनों में सहमति है जो अभी इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ओमान और कतार जो कि उनको एडवाइस कर रहे हैं, वो जो मीडिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जो अभी अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे ईरान के ऊपर तो ये युद्ध और बढ़ सकता है, इसको फिर से फॉरएवर वॉर बन सकता है, और वो बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते हैं। दूसरा उन्होंने ज़रूर उनको बताया है जो बैक चैनल से जो उनके ईरान से बातचीत हुई है, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसको खोलने के लिए आगे बातचीत हो रही है। आखिरी बात जो आपने कही है, जो ये भूकंप आया है, तो मेरे विचार से इस समय जो कुछ भी होता है उसको ऑन फेस वैल्यू नहीं ले सकते हैं सुरभि, इसको हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। सैटेलाइट आपके पास इमेजेस आती हैं, उनसे आपको देखना पड़ेगा जो ये किस प्रकार का है, क्या ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर ये ऐसा भूकंप आया है या ये नेचुरल भूकंप आया। तो मेरे विचार से थोड़ा इसमें समय लगेगा, तो इतनी जल्दी हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, परंतु किसी को भी हम ये नहीं कह सकते जो ये यकीनन ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, या फिर एक नेचुरल अर्थक्वेक आया है। अंडरस्टूड सर। लेकिन वहीं पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग की तैयारी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमानों की ये बड़ी मूवमेंट और बेन गुरियन एयरपोर्ट में 10 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। हालांकि रिफ्यूलिंग विमानों की मूवमेंट से बेन गुरियन पर दबाव बढ़ा है और मोसाद कमेंट्री का ये बड़ा दावा है।
10 रिफ्यूलिंग जेट्स का बेन गुरियन की तरफ जाना संकेत क्या है? पांडे सर, अगला सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि फुल स्केल वॉर के लिए अमेरिका तैयार है और ईरान से निर्णायक जंग की तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां पूरे ईरान में घातक हमलों का प्लान है और IRGC पर डायरेक्ट अटैक की ट्रंप से इजाजत। हालांकि पेंटागन के सोर्सेस से फॉक्स न्यूज का यह बड़ा दावा है क्या? यही डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका तैयार और कभी भी फुल स्केल वॉर, क्योंकि ईरान से अब निर्णायक जंग की तैयारी में अमेरिका है। इजरायल में अमेरिका के 10 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और बेन गुरियन एयरपोर्ट में पहले से ही 30 रिफ्यूलिंग विमान तैनात हैं। IRGC के सभी ठिकानों पर हमलों की ट्रंप से परमिशन और पश्चिम एशिया में कभी भी एयर स्पेस बंद होने की ये वार्निंग। अब एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान में सरकार बदलने की धमकी दी गई है और दूसरे देशों तक क्रांति फैलाना चाहता है ईरान। तेहरान की हरकतों पर लगाम लगाने का यह वक्त है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यह चेतावनी। रूबियो से इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज का ये दावा। अब पांडे सर, रिफ्यूलिंग जेट्स का मतलब आमतौर पर लॉन्ग ड्यूरेशन एयर ऑपरेशंस की तैयारी माना जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। अब इसी तैयारी के बीच में ये दावे छोड़ने की बात कि पश्चिम एशिया को आपको खाली छोड़ देना चाहिए क्योंकि कभी भी एयर स्पेस बंद हो सकते हैं, ये क्या संकेत देता है सर? क्योंकि ये फुल स्केल तैयारी को लेकर बड़ा कदम माना जाए, या यही समझ लिया जाए जो बात अभी अशोक सर ने कही कि ईरान को देखते हुए बैक चैनल डायलॉग जारी है? यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स और हॉल्ट को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि उसी को लेकर आगे खबर दिखाऊंगी सर, लेकिन यह तैयारी किस हद तक संकेत देती है कि ऑपरेशंस की तैयारी पूरी है? जय हिंद और धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने कहा और जो सिद्धार्थ सर ने कहा बिल्कुल सही है वो कि अमेरिका, हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में या पिछले 10 दिनों में जो हमें पास इनपुट्स आ रहे हैं कि उसके पास वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी में कमी आई है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम में कमी आई है। यूक्रेन अलग मांग रहा है, यूक्रेन पर जो अटैक किए गए बताया जा रहा है, यूक्रेन पर जो हम चर्चा की जा रही है, पिछले एक हफ्ते में 27 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए वो केवल एक को इंटरसेप्ट कर पाया है। अब वहां से भी विड्रॉ किया जा रहे हैं पेट्रोइड के बारे में जहां तक इनपुट्स आ रहे हैं। साथ में हमने देखा पूरी जो इस पर स्टैटिस्टिक्स आया कि जहां 2300 मिसाइलें थी, लगभग 2330 थी, वो अब जो 27 जुलाई के फिगर के हिसाब से वो मात्र बच गई हैं 750। तो और इसी प्रकार से जो पेट्रोइड सिस्टम था, वो थर्ड सिस्टम था, वो भी जो है लगभग आधा रह गया है। तो अब रिसोर्सेज नहीं है आपके पास लड़ने के लिए, जरूरी जो रिक्वायरमेंट है वो है, अपनी आप तैयारियां कर रहे हैं। साथ में नेवल फोर्सेस में कहा कि जो हम जो डिफेंस सर्विसेज देते हैं उसमें कमी आई है, क्योंकि रिसोर्सेज के साथ साथ जो 5 इनके मेन वॉरशिप है उनके मेंटेनेंस पर असर पड़ा है। तो जब अगर आप लंबी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयारी भरपूर करनी पड़ेंगे। जहां तक बात है कि नैरेटिव सेट करने का, अमेरिका नहीं दिखाना चाहता कि वो किसी प्रकार से भी किसी प्रकार की उसके आहत करने की क्षमता में कमी आई है। तो ये जो एयर टू एयर रिफ्यूलर बताइए, 30 एयर टू एयर रिफ्यूलर तो बहुत ज्यादा है इसकी संख्या, क्योंकि एयर एक जाता है तो दूसरा रिफ्यूल करके उसको रिप्लेस कर सकता है। तो इसके जो ज्यादा रिफ्यूलर का जो संदेश है उसके पीछे 2 ही कारण है, ऑपरेशंस कंटिन्यूअस हो, दूसरी बात कि हम रिफ्यूलर कई सारे जो बैटल थिएटर्स है उसमें एक साथ लॉन्च कर सके। तो निश्चित रूप से लड़ाई की तैयारी है। लोगों को, अमेरिकी लोगों को कहना कि आप वहां से खाली करिए, ये सब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि हम बहुत तेज लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अमेरिका को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है रिसोर्सेज की ताकि वो लंबी लड़ाई लड़ सके। इराक के कुर्दिस्तान में विध्वंसक ड्रोन हमले हुए हैं। सुलेमानिया में कुछ ठिकानों को दहला दिया गया। भयंकर विस्फोट में इमारत कैसे हुई तबाह, देखिए तस्वीर। वो ईरान के हमलों से सुलेमानिया कैसे कांपा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहला दिया गया। अमेरिकी ठिकानों में भयंकर विस्फोट से मची तबाही की एक और तस्वीर देखिए। ईरान के सबरीन न्यूज का दावा। अब इराक के इरबिल में ईरान की एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। इरबिल के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। इरबिल में सी-रैम एयर डिफेंस एक्टिव है और ईरान के कई ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। वर्ल्ड सोर्स न्यूज का दावा। इराक में ही हमलों का एक और वीडियो देखिए, जहां पूरे कुर्दिस्तान में रात भर हमले होते रहे। इरबिल से सुलेमानिया तक कुर्द इलाकों में कोहराम मचा रहा और कुर्दों के कई वेपन स्टोरेज धमाकों में तबाह हो गए।
तो ईरान का हमला और कुर्दिस्तान कांपा, जहां इरबिल और सुलेमानिया में कुर्द ठिकानों को कैसे दहलाया गया, वही बड़ी खबर है और तस्वीरें भी आपके सामने। सुलेमानिया में कुर्दिश मुख्यालय पर ड्रोन स्ट्राइक, सुलेमानिया में ये अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले, इरबिल में 2 हफ्ते से अमेरिकी और कुर्द ठिकानों पर एयर स्ट्राइक और इरबिल में ही सीरैम एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव। हालांकि कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाकों में कई वेपन स्टोरेज तबाह, यही ईरानी मीडिया की तरफ से बड़े दावे भी किए गए हैं। अब सुधाकर सर, सवाल ये सीमित स्ट्राइक तक हम अभी तक सवाल करते थे, अब ये टिट फॉर टैट तक सीमित नहीं रह गया सर? क्या हम ये मान लें कि जिस स्तर पर अभी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें प्रोलॉन्ग एस्केलेशन फेज की शुरुआत हो चुकी है सर? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, 2-3 चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आपका सवाल को मद्देनजर रखते हुए। नंबर 1, अमेरिका ऐसा एक स्थिति पे आ चुकी है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। ये पहले से बोलते आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन अभी जो एस्केलेशन हो रहा है ये देखिए, अगर यहाँ पे सवाल उठता है क्या डोनाल्ड ट्रंप ऑफ रैंप ढूंढ रहे हैं, क्या उनको चाहिए वापस जाना चाहते हैं? मेरे विचार के मुताबिक इनको वापस जाना नहीं है। अगर वापस जाना होता तो MOU जो 17 जून को साइन हुई थी, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका एक मिला था, तो एक उसका फ़ायदा उठाते हुए ये सबको वाइंड अप करके वापस चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब उनका स्टॉक पाइल, चलिए मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब पांडे साहब तो कह रहे हैं 50% डाउन हुआ है, मेरे हिसाब के मुताबिक 29 to 33% तक आ चुका है, जबकि 65 to 75% स्टॉक पाइल के बिना कोई भी मिलिट्री फोर्स इस किस्म एक्सपेडिशनरी फोर्स जाके दूसरे देश के खिलाफ 11,000 किलोमीटर दूरी से हमला नहीं करता है। तो इसलिए आज के दिन में 29 to 33% स्टॉक पाइल डाउन होने के बाद कोई भी ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं, ये एक, मैं कहूँगा ये एक सुइसाइडल मिशन है। इट इज़ हाईली हैजर्डस एंड डेंजरस फॉर हिम। तीसरा चीज़ मैं यहीं पे कहना चाहता हूँ, ये और कुछ कारण है जिसको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हिडन एजेंडा। इनका इच्छा यही है, चाहे मिड टर्म इलेक्शन हो ना हो, चाहे कुछ भी आउटकम हो, वो हार भी जाते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका वो एजेंडा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इसी तरह फ्लिप फ्लॉप, साइन और कॉस थीटा की तरह पानी की जो तरंग होता है, इसी तरह कभी ऊंचे पीक लेवल पे फिर ठंडा हो जाएंगे, बातचीत का माहौल पैदा करेंगे, फिर उसको पिकअप करेंगे, इसी तरह वो चलते रहेगा। मुझे मेरे अंदाज के मुताबिक ये लड़ाई अभी समाप्त होने नहीं जा रहा है। इट विल आउटलास्ट हिज प्रेसिडेंसी, मे बी अगला प्रेसिडेंट का टेन्योर तक जाएगा। अंडरस्टूड सर, क्योंकि अब अमेरिका का अस्तित्व मिटा देने की चेतावनी भी दी जा चुकी है और अमेरिका के 250 साल के वर्चस्व को तबाह ईरान कर देगा। ये चेतावनी ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मुखबिर की ये वार्निंग है, ना कोई कमांड बचेगा और ना लूटने को बाजार। ईरान की चेतावनी पर हॉर्मुज लेटर की ये रिपोर्ट। अब ईरान की अमेरिका तक हमले की चेतावनी भी है, दुश्मन की सभी ठिकानों को तबाह कर देंगे। ईरानी सुरक्षा समिति के सदस्य रेज़ई की ये वार्निंग है, फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा ईरानी हमला। आक्रामक ईरान, बैकफुट पर अमेरिका। हालांकि ईरान के अधिकारी और नेता अमेरिका को सीधे धमकी दे रहे हैं। ईरानी सुरक्षा समिति के सदस्य रेज़ई ने अमेरिका तक हमले की चेतावनी दे दी है। फारस की खाड़ी से आगे अमेरिकी बेस पर हमले की ये वार्निंग है और ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मुखबिर की ये चेतावनी, जहां अमेरिका के 250 साल के अस्तित्व को तबाह ईरान कर देगा। और बहुत बड़ी जंग की तैयारी ईरानी सेना कर रही है। इजरायल पर नए सिरे से हमले शुरू करने की ये तैयारी है और IRGC ने हमले के लिए टारगेट भी सेट कर लिए हैं। ईरानी तैयारी पर स्पुतनिक की ये रिपोर्ट। तो पूरे ईरान में मिलिट्री मूवमेंट भी तेज हो चुकी है। ईरान के कई प्रांत में तैनात की गई है सेना और इराक बॉर्डर के नजदीक टैंक की तैनाती और देशफुल एयरबेस को खाली कराया गया। ईरानी तैयारी पर ही विजनर जियो की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में फिलहाल क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि ईरान की इस फुल एंड फाइनल तैयारी को लेकर दावा किया गया है, जहां ईरान अब इजरायल और अमेरिका से ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है और इस बार इजरायल पर नए सिरे से हमले शुरू करने की यह तैयारी है। ईरान के सभी सैन्य बेस और मिसाइल साइट हाई अलर्ट पर हैं। बॉर्डर की ओर टैंक्स और आर्टिलरी के साथ सैन्य तैनाती भी बढ़ाई गई है। मिसाइलें, ड्रोन्स और दूसरे हथियार रीलोकेट भी किए जा रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि ईरान की इसी सैन्य मूवमेंट को लेकर बड़ी जंग की तैयारी के बारे में सवाल करें उससे पहले ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां अब्दान और यहां पर 92वीं आर्म ब्रिगेड टैंक्स के साथ तैनाती को लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है देशफुल और यहां सेना के परिवारों को अब
वहदाती एयरबेस को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बंदर अब्बास, जहां शहीद रिजई पोर्ट से कमर्शियल शिप हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, और उर्मिया, जहां अंडरग्राउंड बेस से मिसाइलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। एक और बड़ी बात जो शिराज को लेकर है, उसके मुताबिक इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री और पुलिस स्टेशन के साथ साथ सिक्योरिटी साइट्स भी खाली कराए गए हैं। इसके अलावा कुर्द सिटी, जहां गैस स्टेशन और स्टोरेज को खाली कराया जा रहा है, और खलखल एक और लोकेशन जहां एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर्स भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब अशोक सर ये समझाइए, जहां अभी तक ये साफ था कि अमेरिका जिस स्तर पर हमले कर रहा था उसमें वो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के साथ साथ उन आइलैंड्स को टारगेट कर रहा था जहां से ईरान ऑपरेट करता है। सर मेरा यह सवाल है, अगर फुल स्केल वॉर की तैयारी दोनों स्तर पर है तो ईरान की इस मूवमेंट का क्या मतलब निकाला जा सके? ईरान वैसे ही अंडरग्राउंड अपने आप को सेव कर चुका था जहां तक अमेरिका के लिए पहुंचना मुश्किल, वहीं अब इस मूवमेंट का मतलब क्या है फिर? जी देखिए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे विचार से इसका जवाब वही होगा जो पहले मैंने देने का प्रयत्न किया था, और जो हमारे दो और पैनलिस्ट ने भी वही बात कही है। देखिए, ये जो भी उनके आपने कहा है एडवाइजर हैं, मुश्तबा खमीनी के एडवाइजर हैं या और IRGC के कमांडर हैं, ये धमकियां दे रहे हैं जो हम उनका अस्तित्व खत्म कर देंगे, अमेरिका का अस्तित्व खत्म कर देंगे, हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतनी मिसाइल्स हैं वगैरह। परंतु देखिए, अभी तक जो वो टारगेट्स कर रहे हैं, जिसे कहा जाए वो सिटिंग डक टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो कि बिल्कुल जैसे सभी कहते रहे हैं, एक्सपर्ट्स एनालिस्ट कहते रहे हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, वहां पर उन्होंने उसके ऊपर छोटे से कुछ हवाई जहाज अपने ड्रोन्स वगैरह लगा दिए तो एकदम ठप हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कोई नहीं करेगा। दूसरी बात है, वहां पर सुरभि, जो भी वो अटैक्स कर रहे हैं वो इन गल्फ स्टेट्स के ऊपर कर रहे हैं जो कि जिनके पास ऐसी क्षमता नहीं है, वो नहीं चाहते, जो उनका जो बिजनेस मॉडल बना है, जो हमने इतने सालों में जो बनाया है, जो हम सिक्योरिटी है, शांति है, पीस है, प्रोस्पेरिटी है, वो वाला हम अपना बिजनेस मॉडल खत्म करें। तो देखिए उनके परंतु वो अमेरिका डायरेक्टली उनके जो नेवल वेसल्स हैं वहां पर, या इजराइल के ऊपर आपने देखा होगा पिछले कुछ सप्ताह में उन्होंने बिल्कुल अटैक नहीं किया है। तो इसीलिए वो सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर अटैक करके चाहते हैं जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो पाया जाए। परंतु ये सब होते हुए वो ये नहीं चाहते जो उनकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जैसे आपने बंदर अब्बास का बोला, जैसे आपने उर्मिया का बोला, तो इसीलिए वो ये प्रयास कर रहे हैं जो इनको तो हम बचा कर रखें। जैसे अमेरिका ने अपने यहाँ पर लोगों को कहा है जो आप निकल जाइए, तो अपने सॉफ्ट टारगेट्स, अपनी वल्नरेबिलिटीज को वो कम करना चाहते हैं, परंतु फिर भी बातें वो बहुत कर रहे हैं जो हम सब कुछ एकदम ऑल आउट वॉर में अमेरिका को हम एकदम खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हमको नैरेटिव और रियलिटी में, इसमें दोनों में फर्क देखना होगा, और ये फर्क हमको इसी से मालूम चल जाता है जो कह क्या रहे हैं और कर। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने इरादा बदला, और ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले का फैसला बदला। ईरान को नए प्रस्ताव भेजे जाने के बाद हमला टला। ट्रंप दावा कर रहे हैं ईरान ने हमला रोकने का अनुरोध किया, समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा। वहीं ट्रंप के दावों पर ईरान ने भी साफ इनकार कर दिया। ईरान ने हमला रोकने को नहीं कहा, यह रिपोर्ट में दावा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को झूठा बताया गया और खाड़ी देशों के दबाव में अमेरिका ने हमला रोका। अब ईरानी स्टेट मीडिया मेहर न्यूज की ये रिपोर्ट। वहीं खबर यह कि ईरान से डरकर हमले से पीछे हटे ट्रंप, और दूसरे देशों के दबाव में ट्रंप ने फैसला बदला है। ईरानी स्टेट मीडिया IRIB ने ट्रंप का मजाक भी उड़ाया और कहा युद्ध भड़काने वाले राष्ट्रपति ट्रंप हैं। अब पांडे सर, अभी तक हम ये बात करते थे कि अगर अमेरिका फुल स्केल वॉर की तैयारी करता है, मतलब न्यूक्लियर टॉक्स, डेटरेंस और रीजनल स्टेबिलिटी कहीं कोलैप्स हो सकती है, लेकिन ये तो ईरान की मंशा बन चुकी है। ईरान भी ऐसे फैसले और ऐसी चेतावनी दे रहा है, और जिस स्तर पर वो तैयारी करते हुए फुल स्केल वॉर की तैयारी को लेकर चेतावनी कर रहा है, वो जाहिर सी बात है रीजनल स्टेबिलिटी को पूरी तरह से डीरेल करना चाहता है।
देखिए, एक समीकरण बनता है कि अमेरिका जिस प्रकार से अपनी एग्रेसिव अप्रोच दिखा रहा है, और वो हमने बस जिक्र किया एयर टू रिफ्यूलर मूव कर रहा है, और उसको अगर देखा जाए पिछले 15 दिन का अगर हम फ्लाइट डेटा देखें तो इतना सारा मूवमेंट हुआ है जो कि स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हुआ है, जो अमेरिका को रिकूप करने के लिए रिसोर्सेज खूब पंपिंग किए गए हैं इस रीजन में। उसको तो अब इसके जवाब में समीकरण बराबर करने के लिए जरूरी है कि रशिया भी कुछ करे, ईरान भी कुछ करे। तो ईरान के पास हमने दो खबरें बहुत महत्वपूर्ण आई। एक तो क्या है कि उसको चाइना से लगभग 600 मैनपैड जो सोल्जर फायर मिसाइल्स होती हैं वो मिल रही हैं, जो कि काफी आला दर्जे की है, उनकी काफी अच्छी रेंज है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लॉन्ग रेंज मैनपैड का। और साथ में वर्बा जो सोल्जर फायर मिसाइल्स है वो रशिया से मिल रही हैं, तो उसको भी रिसोर्सेज वो भी इकट्ठा कर रहा है। लेकिन साथ में जो अपने जो रिसोर्सेज हैं, खुद जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, उसको डिस्पर्स कर रहा है। क्योंकि जब आप डिस्पर्स करता है तो डैमेज होता है हाई किल में, वो थोड़ा कम हो जाता है। उसको कम करनी और युद्ध आप लंबा कर सकते हैं। साथ में जिस प्रकार से हम बात सुन रहे हैं कि अचानक जो है युद्ध रोक दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे हैं कि हम पर प्रेशर डाला गया, और उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात भी की, और वो उन्होंने कहा भाई कि आप लड़ाई को बढ़ाइए नहीं। तो ये सब बताता है साफ कि दोनों तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई हम तैयार हैं, लेकिन हमको हमारा हाथ पकड़ा जा रहा है, हमें लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो देखना ये होगा कि दोनों इन शब्दों के पीछे अपनी युद्ध तैयारियों में लगे हैं, और जिस प्रकार से ईरान की तैयारियां हैं वो भी इंडिकेट कर रही है शायद अब वो ग्राउंड। लेकिन आज एक और सवाल है सर, और अब वो सवाल है सऊदी अरब की तैयारी को लेकर। इसीलिए मैंने रीजनल स्टेबिलिटी की भी बात करी, क्योंकि सऊदी अरब को ईरान की सीधी चेतावनी। अगली खबर सुनिए, अमेरिकी हमले में शामिल हर देश अंजाम भुगतेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के फोन पर बात की, और अरागची ने कहा जिस देश से हमला उसे भागीदार मानेंगे। वहीं ईरान पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ सऊदी अरब और सऊदी के प्रिंस सलमान ने ट्रंप को चेतावनी भी दी। सऊदी ने ट्रंप से तनाव कम करने को कहा। ऑयल फील्ड पर और हमले नहीं चाहता है सऊदी अरब। एक्सियोस की रिपोर्ट में पड़ा था। तो जंग रोके अमेरिका, सऊदी की वार्निंग। और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात की है। ईरान पर हमले रोकने और तनाव कम करने को भी कहा है। खाड़ी के देश हमले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंस सलमान ने कहा, और ऑयल फील्ड पर अब और हमले सऊदी अरब नहीं चाहता है। प्रिंस सलमान का संदेश लेकर अमेरिका गए थे रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद, और अमेरिका की मदद करने पर हमलों की धमकी दे चुका है ईरान। इस बीच सुधाकर सर, वल्नरेबिलिटी ये शब्द हम इसीलिए इस्तेमाल करते थे सर, क्योंकि ये पूरा रीजन जहां जहां पर यूएस एसेट है उसी वजह से असुरक्षित हो चुका है। आज के इस हालात के बीच में सर, सऊदी अरब क्या वाकई आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए इस स्तर पर एस्केलेट होती सिचुएशन को रोकने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, या सिर्फ अपने एसेट्स को बचाने की बात कर रहा है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। देखिए, सऊदी अरेबिया को हमें समझना पड़ेगा, ये एक ऐसा देश है जो शुरू से ही डी एस्केलेशन के मूड पे काफ़ी जोर लगा रखा है। यूएसए को कोई बार बोल चुका है, ईरान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी डायलॉग चल रहा है कि इसको किस तरह डी एस्केलेट किया जाए। सो मच सो इनका जो बैकडोर डिप्लोमेसी काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है, लेकिन बाहर ओपन सोर्स में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा हालत में अमेरिका सऊदी अरेबिया को खोना नहीं चाह रहा है, क्योंकि अगर आप इसी साल 14 मार्च का पेजेश्कियन की जो प्रेस ब्रीफिंग था, उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि लोकल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन, वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम वेस्ट एशिया का सोल्यूशन, हमें बाहर से कोई मदद नहीं चाहिए, आप चले जाओ। उन्होंने डायरेक्टली बोला था अमेरिका को, यहाँ से दफा हो जाओ। और साथ ही ये भी बोला था कि जितने भी जीसीसी और पर्शियन गल्फ के कंट्रीज हैं, इनके साथ मिलजुल के ये एक रीजनल आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने में उन्होंने शुरू कर दिया है। कितना टाइम लगेगा, होगा कि नहीं, दैट टाइम विल टेल। लेकिन मैं ये एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं ये सब मिलजुल के इनका प्रयास यही है कि नया एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं। साथ ही आपके सवाल के अंदर एक और छोटा सा सवाल छुपा हुआ है, ये एक मल्टीपोलैरिटी की जो पोल्स होते हैं, मिडिल ईस्ट का जो पावर बैलेंस है, ये अभी सिर्फ इजराइल डोमिनेट नहीं कर पाएगा। अभी ईरान जो है एक रीजनल ब्लॉक बन चुका है, सऊदी अरेबिया एक इज कमिंग आउट लाइक ए पोल, और यहाँ पे आप देखते हैं यूएई है, ये भी एक देश
काफ़ी पावरफुल पोल बन के उभर के आ रहा है। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप देखेंगे, ये एक मल्टीपोलैरिटी का एक झलक हमें देखने में मिल रहा है। उसका सिग्निफिकेंस और उसका नतीजा अलग अलग किस्म के होने वाले हैं। पर आपको बता दें, मंच पर चढ़ने को लेकर यह विवाद हुआ, जहां प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में हंगामा होता रहा। कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की भी नौबत आ गई। ये देखिए तस्वीर, राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान ये हंगामा। अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा। ईरानी सांसद महमूद नबावियन का यह दावा है। मौत के आंकड़े अमेरिकी सरकार छिपा रही है। मौत के दावों पर ईरान इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट। युद्ध की आग में जल जाएगा अमेरिका। फुल स्केल रीजनल वॉर को हवा दे रहा है अमेरिका और ईरान वॉर टाइम मिलिट्री कमांड हेड अब्दुल्लाही की ये चेतावनी। अमेरिका का साथ देने वाले देश भी जलेंगे। तो जंग की आग जहां ईरान का अल्टीमेटम है, ईरान वॉर टाइम मिलिट्री कमांड हेड अब्दुल्लाही की ये चेतावनी है। ईरान से युद्ध की आग में जल जाएगा अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले देश भी जंग में झुलस जाएंगे। हालांकि अमेरिका के साथ सहयोग पर विचार करे मुस्लिम देश और खाड़ी में रीजनल वॉर को अमेरिका हवा दे रहा है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की भारी कमी। जहां नेवल फोर्स में कमी का सामना अमेरिका कर रहा है और इजरायल को बचाने के लिए ही कम पड़ रहे हैं हथियार। हालांकि अमेरिकी जनरल ने पेंटागन को आगाह भी किया है। द वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है और दावा है अमेरिकी मिसाइल्स खत्म, हमले रोकना अब मुश्किल। जहां पश्चिम एशिया में खत्म होने की कगार पर अमेरिका का सैन्य भंडार और इंटरसेप्टर मिसाइलों और नेवल फोर्स में कमी का सामना अमेरिका कर रहा है। ईरान के हमलों से इजरायल को बचाने के लिए कम पड़ रहे हैं हथियार और यूएस यूरोपियन कमांड चीफ जनरल एलेक्सिस ग्रिनखेविच ने पेंटागन को यह चेतावनी दी है। इजरायल और अमेरिकी ठिकानों में किसी एक को चुनना पड़ेगा और ईरान जंग में 50% से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। अब पांडे सर, एक सवाल मैं आपसे इसलिए पहले कर रही हूं क्योंकि अमेरिका के फैसलों में यह सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को देखते हुए हथियारों की कमी और उनको लेकर अमेरिका जिस स्तर पर वल्नरेबल हो चुका है, यही एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि वो सीधे ईरान के ऊपर अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोजेक्शन और दबाव बनाने की कोशिश में है। बिल्कुल, आपने पूरे संवाद का निचोड़ एकदम प्रस्तुत कर दिया। और एक और जो फैक्टर है, जो इकोनॉमिक फैक्टर है, कि वहाँ की जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो भी उनके विरुद्ध होती आ रही है। उसका नतीजा, उसका कारण है कि जो गैसोलीन के कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और एक चाहे वो कुछ भी करें, जो इकोनॉमिक प्रेशर अगर पड़ रहा है देश पर, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अगेन कैसे ग्रेट होगा, वो उसके लिए उनको लगता है कि वो 24 घंटे में युद्ध शांत नहीं कर पाए, मेगा भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो क्या किया उन्होंने, अपने संपत्ति को जरूर बढ़ाया। उनकी मजेदार चीज यह है कि उनकी संपत्ति जो 594 मिलियन थी वो कहा जा रहा है कि 2.24 बिलियन हो गई है। तो ये जो एक प्रकार का जो प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, वो चाहते हैं कि किस प्रकार से युद्ध रुके। और मजेदार चीज यह है कि जब वो घोषणा ऐसी करते हैं तो ब्रूट ऑयल के कॉस्ट डाउन होते हैं और ये अगर कॉस्ट डाउन होते हैं तो डेफिनेटली जो उनकी पॉपुलेशन है उसके लिए भी कुछ राहत की खबर होगी। तो ऐसे हालात में एक कहा जाए कि सामरिक और कूटनीतिक जो ऊहापोह की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप इसमें जरूर है। और देखना होगा कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, व्यवसायी हैं, तो वो अपनी चालों को बहुत संभल के सोच समझ के चलते हैं। साथ में जिस प्रकार का वो वाक्य चातुर्य प्रस्तुत करते हैं, अपना कहते हैं कुछ और है, होता जमीन पर कुछ और है, तो ये बड़ा भ्रमित कर देता है कि लोगों को कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। यही वजह है सर, इन बयानों को हम उस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं जहां पर बड़ी सैन्य मूवमेंट के साथ साथ बड़े दावे किए जाते हैं और उसके लिए यही समझाने के लिए आप तीनों ने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें फुल एंड फाइनल में ज्वाइन करने के लिए। अब एक और बड़ी खबर का रुख करें और उस फ्रंट से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां रूस के लॉजिस्टिक सेंटर पर यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम दिया और नोवोसिमेइकिनो में यूक्रेन का यह बहुत बड़ा ड्रोन अटैक है और यूक्रेनी हमलों से लॉजिस्टिक सेंटर में लगी भीषण आग की यह तस्वीर देखिए। बता दें, यूक्रेनी ड्रोन अटैक से लॉजिस्टिक सेंटर में बड़ी तबाही मची है। अब ब्लैक सी और अज़ोव सी में यूक्रेन के हमले को लेकर एक खबर आ रही है जहां रूस के कंटेनर और टैंकर पर अटैक हुआ और रूस के कंटेनर यानना पर यूक्रेन का यह हमला है। 1 लाख टन क्षमता वाले कंटेनर पर हमला। वहीं रूस की तेल रिफाइनरी पर भी बड़े हमले जारी हैं और सारातोव तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। यूक्रेन के हमले के बाद रिफाइनरी में बड़े धमाके की एक और तस्वीर सामने आई है। ड्रोन अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में लगी बड़ी आग।
वहीं रूस के एंगल्स एयरबेस पर भी यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम दिया। इस एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद कैसे धमाका हुआ, उसकी तस्वीर देखिए। यूक्रेन के हमले के बाद एयरबेस में भीषण आग लग गई। तो ये साफ है कि किस तरीके से यूक्रेन लगातार ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है और एयरबेस पर भी ड्रोन अटैक के बाद हुए धमाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रूस की तेल रिफाइनरी पर अटैक, रूस के कंटेनर और टैंकर पर अटैक, जहां यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक में रूस में मची महाविनाश की एक एक खबर अब आपके सामने। रूस के अलग अलग हिस्सों में अटैक यूक्रेन कर रहा है, जहां रूस के लॉजिस्टिक सेंटर पर फिर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रूस के 19वें लॉजिस्टिक सेंटर पर यह यूक्रेन का हमला है। ब्लैक सी और अज़ोव सी में भी रूस के कंटेनर पर अटैक को लेकर दावा। सारातोव तेल रिफाइनरी पर अटैक कर तबाही मचा दी और रूस के एंगल्स एयरपोर्ट पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से वार किया है। एक बड़ी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना असंभव और हॉर्मुज में ही अमेरिकी पेट्रोलिंग से ईरान भड़क रहा है और ईरान की परमिशन के बिना नहीं जा सकते हैं जहाज। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का यह ऐलान है। सीबीएस न्यूज उसको लेकर बड़ा दावा कर रही है। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास भीषण अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर है, जहां जहाज में आग लगी और 5 लोगों की मौत हो गई। 41 लोग लापता हैं, टीमें तलाश में जुटी हैं। इस हादसे में मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो तस्वीरें एक साथ आपके सामने देखिए, कैसे जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जहां जहाज में लगी इस आग के बाद 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं।